अमेरिका में आने वाली कई सेलिब्रिटीज़ की ये कोशिश होती है कि अगर वो न्यूयॉर्क आएँ तो फिर कुछ वक्त यहाँ के टाइम स्क्वायर में ज़रूर बिताएं। कुछ अरसे पहले हमारी रिपोर्टर आयशा तंजीम ने यहाँ पर एक ऐसे बॉलीवुड सितारे को देखा जो अपने कॉन्सर्ट्स के बाद यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आया था। वो कौन सा सितारा था, आइए आपको भी दिखाते हैं। न्यूयॉर्क में आजकल लोग इंतजार कर रहे हैं बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर के कॉन्सर्ट का, बट गेस व्हाट, वी कट टू हिम फर्स्ट। तौबा तौबा वे तेरी सूरत, माशाअल्लाह वे तेरी सूरत, तौबा तौबा वे तेरी सूरत, तौबा तौबा तौबा। कैलाश जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी अभी आप पाकिस्तान से होके वापस आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली यही तो मैं हैरानी के साथ बता पाता हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। शक्लें, अक्लें, फसलें, सब एक पेड़ पौधे, बोगनविला उधर भी पिंक कलर का है, इधर भी पिंक कलर का है, पीपल का पेड़ इधर भी है, इधर भी है, नीम यहाँ भी खड़ा है, यहाँ भी खड़ा है। मैं हैरान हूँ कि 2-4 लाइनें खींच लेने के बाद कैसे अचानक तोपें तनी हुई हैं, दुनिया खड़ी हुई है। क्या आप कभी मिस करते हैं अपना वो गुमनामी का ज़माना जब आपको कोई नहीं जानता था और आप सड़क के किनारे खड़े होके आलू छोले या चाट खा सकते थे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली डोंट मिस, बिकॉज मैं इस दुनिया को भी देखता हूँ, 10 साल पहले की दुनिया को भी देखता हूँ। तब जब मैं ये सोचता था, या मेरे दाता, ये बड़े बड़े घर, ये बड़ी बड़ी कारें, ये बड़ी बड़ी दुनिया, बड़े बड़ी तोंदें, ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं लोग लेके। अच्छा, अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप एक ही जुमले में अल्लाह का नाम भी लेते हैं, ईश्वर का भी लेते हैं, गॉड का भी लेते हैं। ये इंस्पिरेशन आप में कहाँ से आई कि जी, मैं बचपन से ही एक बहुत ही यूनिक चीज़ सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ अपने बड़ों से। वो गाते थे शौकिया तौर पे, मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी। और गाते क्या थे? बाबा कबीर, बाबा गुरु नानक, बाबा अमीर खुसरो, बाबा बुल्ले शाह। तो उसको सुनने से ना ये पता लगा कि चाहे राम का हो, चाहे अल्लाह का हो, ये सारे उसी के स्वरूप हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की सैर अभी जारी है और भी बहुत सारी जगह हैं जिन पे आपको लेके जाना है और सैर करवानी है, लेकिन आपको एक ऐसे पाकिस्तानी सिंगर से मिलवाती हूँ जो अभी शायद उस तरह नहीं चमका है जैसे कोई रोशन सितारा चमकता है, लेकिन उसने अपने करियर में आगे बढ़ने की शुरुआत कर दी है। कौन है वो, उनसे हमें मिलवा रहे हैं हमारे रिपोर्टर साकिबुल इस्लाम। जोजी, हाउ आर यू, और कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जोजी का मतलब क्या और ये नाम कैसे मिला आपको? जोजी का मतलब तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, इट्स जस्ट लाइक निक नेम मेरा फादर मुझे रखा था। अच्छा। तो मेरी जो मर्जी है मैं करता हूँ, जो जी मैं करता हूँ, इसलिए फादर ने इसलिए शायद नाम जोजी रख दिया हो। अच्छा, जैसे मन मोजी एंड जोजी, पर ऐसे ही कुछ समझ लें। बहुत कम लोग जानते हैं कि आपका असली नाम क्या है। रियल नेम जो है मेरा अपना शेजान है, शेजान सलीम इज़ माय फुल नेम। जोजी तो इट्सेल्फ बड़ा एक फंकी सा नाम है, लेकिन आपका नाम शेजान जो है वो भी आपको याद होगा 90s में पाकिस्तान में शेजान बहुत पी जाती थी। उस पर लोग बच्चे छेड़ते थे स्कूल में, जो दोस्त यार से कुछ कहते थे। बच्चे तो छोड़ने, टीचर भी छेड़ते थे, बताओ शेजान जूस क्या हाल है। शेजान सलीम, शायद आपको भी शेजान सलीम के नाम से कुछ याद आया हो। सलीम जावेद। बैक इन 80s एंड 90s आपके फादर तो म्यूजिक, पाकिस्तान के म्यूजिक सीन पे छाए हुए थे। आपके अंदर जो म्यूजिक की चीज़ आई है कहाँ से? शायद वही है मेरे ख्याल से कनेक्शन। एग्जैक्टली, इंस्पिरेशन तो वहीं से आई है। बचपन से देख रहे हो उनको, मतलब एल्बम्स प्रोड्यूस करते हुए, गाते हुए, स्टेज परफॉर्म करते हुए, तो इंस्पिरेशन वहीं से आई है। शौक भी वहीं से देख के चला है। तो ये रैप करने का ख्याल कहाँ से आया? बेसिकली मैं कनाडा गया, मैं फादर सेंट मी टू कनाडा। मैं वहाँ पे ऑडियो इंजीनियरिंग म्यूजिक प्रोडक्शन, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर। तो जब वहाँ पे पढ़ रहा था उस दौरान जो फिर हिप हॉप इन्फ्लुएंस मेरा काफ़ी आया कनाडा जाने के बाद। अच्छा। तो वहाँ पे जो मेरे दोस्त थे उनके साथ मैंने कुछ कोलैबोरेट किया स्टडी करते हुए, लाइक हैवी मेटल बैंड्स भी थे, रॉक भी थे, कुछ रैपर्स भी थे मेरी क्लास के अंदर। यहाँ पर आप रह रहे हो, तो यहाँ पर रहकर पाकिस्तान की क्या चीज़ मिस करते हो सबसे ज़्यादा? एवरीथिंग।
हर चीज़ वहाँ के दोस्त. The most that I miss is my mom basically because I'm very very close to my mom. मैंने अपना डेब्यू जो सिंगल जो था मेरा जो ट्रैक जो था वो basically that's my mama. I released a song on Mother's Day. She's the shadow out in the hot sun. She's the one who cheers you to have fun. She's the one who wipes your tears. She doesn't want you to cry. ये बताओ कि काम करना कैसा लगा रैड के साथ? सब कुछ है, दोस्त भी है, कुलीग भी है. He's hard on me in the studio as well. In fact, he's the toughest client in the studio. दिल तो क्या है जान मैंने कर दी तेरे नाम. But now when I think back, I'm like, okay, that polished me really well. That's right. SJ, Joe G, B-Town, baby. One love. We standing out. दुनिया के चंद बड़े और गुंजानाबाद तरीन शहरों में से एक न्यूयॉर्क, जहां पर मैं इस हफ्ते पूरा मौजूद रही हूं और जो कुछ यहां पर देख रही हूं वो सब कुछ आपसे शेयर भी कर रही हूं. और भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो सब कुछ आप देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. एक ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे ऐसी पाकिस्तानी लड़कियों से जो चाहे मुल्क में हो या मुल्क से बाहर अपनी पहचान को मजबूत और सोच को बुलंद रखे हुए हैं. न्यूयॉर्क शहर की बिजी ज़िंदगी, भाग दौड़ और इन सब चीज़ों से बोर होकर मेरा दिल किया कि थोड़ा वक्त मैं किसी ऐसी जगह गुजारूं जहां पे थोड़ा सा सुकून मिले. लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इतने पाकिस्तानी रहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाकिस्तानी ज़रूर नज़र आ जाता है. और इस वक्त मुझे यहाँ पर 3 खूबसूरत लड़कियाँ नज़र आई हैं और मेरा शक है कि ये तीनों पाकिस्तान से हैं. तो ज़रा आए उनको तंग करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. यू बिलोंग टू पाकिस्तान? अच्छा, फिर थोड़ी सी जगह दो ज़रा मैं तुम लोगों को तंग करूँ. अच्छा, तो पाकिस्तान में कौन कौन से इलाकों से हो आप सब? मैं लाहौर से. और आप? लाहौर से हूँ मैं भी. अच्छा, और आप? मैं भी लाहौर से. अच्छा, यानी कि ये लाहौर स्पेशल एपिसोड बन जाएगी. चलो ज़बरदस्त, आप लोग लाहौर से हो. पहले ये बताओ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुंबल है. और आपका? अफीफ़ा. और ये जो मेरे इस तरफ बैठी हैं? सोसन. सुसन, सबसे पहले आप ये बताएं कि लाहौर तो ज़िंदगी से भरपूर शहर है, उसको मिस करते हैं आप लोग यहाँ पे? हम बहुत मिस करते हैं लाहौर को. लाइक जब से यहाँ आए हैं तब से वहाँ पे फ़ोन कॉल्स फ्रेंड्स के साथ और सब कुछ काफ़ी मिस करते हैं, स्पेशली खाने और सब कुछ. यहाँ पे वैसा कुछ नहीं मिलता पाकिस्तान जैसा. अच्छा, आप यही बात आपसे भी पूछूंगी. जी बिल्कुल, मैं भी बहुत मिस करती हूँ क्योंकि लाइफ का काफ़ी ज़्यादा अरसा मैंने वहाँ पे गुजारा है. तो जब मैं ब्रॉटअप वहाँ पर हुई हूँ, माइंड सेट काफ़ी हद तक वहाँ पर था. फ्रेंड्स एंड ऑल, फैमिली भी अभी भी वहाँ पर बहुत है. तो इधर आके थोड़ा पहले तो एडजस्ट करने में काफ़ी मुश्किल हुई थी, बट अब आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं एडजस्ट. बट स्टिल आई मिस लाहौर, काफ़ी याद आता है. अच्छा, आप तीनों लाहौर से आए हो, मुख्तलिफ वक्तों में आए हो. क्या यहाँ पे आके पढ़ते हो, जॉब करते हो? किस तरह यहाँ पे रूटीन गुजरती है ज़िंदगी की? रूटीन इतनी ख़ास नहीं हुई. सुबह स्कूल एंड देन जॉब एंड देन घर जाके सबके नाइट हो जाते हैं, देन बस सो जाते हैं. वेरी हार्ड रूटीन. तो आप भी जॉब करती हैं? जी मैं भी जॉब करती हूँ. मैं इवनिंग में अपनी यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मॉर्निंग में जॉब करती हूँ. अच्छा, ये बड़ी ही अच्छी बात है क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ये देखा जाता है कि या तो बच्चा या बच्ची सिर्फ पढ़ाई करेगा या फिर बेचारा सिर्फ गधे की तरह काम ही करता रहेगा. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी लर्न की है, वो ये कि यहाँ स्टूडेंट आप चाहे स्कूल ही क्यों ना जाते हों, लेकिन आपने पार्ट टाइम जॉब ज़रूर करनी है. अपना पॉकेट मनी आपने ख़ुद जनरेट करना है. ये एक ऐसा प्लस पॉइंट है जो यहाँ के स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही रहते हुए अपने पैरों पर खड़े होने की मदद देता है. ये आपको ख़ुद से इसकी ख्वाहिश हुई कि हमें जॉब करनी चाहिए, या फिर आपको फैमिली की तरफ से कहा गया, या फिर ये यहाँ का कल्चर था तो आप लोगों ने अडॉप्ट कर लिया? आप इनको तीनों चीज़ों का मिक्सचर ही कहेंगी. जब आप इधर आते हैं यू नीड टू अर्न मनी, एंड देन जब आप यहाँ का कल्चर देखते हैं देन यू सी देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस. यहाँ पर मेन थिंग आई थिंक ये है कि हम लोग क्यों जॉब करने के लिए खुद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉज और रेगुलेशंस जो हैं वो लेबर राइट्स को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं. और आपको इस इनसिक्योरिटी नहीं है कि आप जॉब करेंगे तो आप जो ख़तरात वहाँ पे होते हैं हमें कि ओके वंस हम लोग अपना पूरी एजुकेशन कंप्लीट करके एक ही बार किसी अच्छी पोस्ट पे लगें, जो जिस तरह कैशियर स्टोर्स इस तरह की जो छोटी जॉब करते हुए शर्मिंदगी होती है और वहाँ पे आपको ट्रीट भी अच्छा नहीं करते हैं ना. तो आप लड़कियाँ तो सोच भी नहीं सकती हैं. एंड देन अगर लड़के वहाँ पे इस तरह की पार्ट टाइम जॉब करते हैं स्टिल वो उसको अप टू स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है. वहाँ पे इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ और ये सब चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं देती हैं. अच्छा सुजन, आप पाकिस्तान में क्या वाकई जॉब करना इतना मुश्किल है जैसे ये बता रही हैं? पाकिस्तान में जॉब करना वाकई बहुत मुश्किल है. वहाँ पे आपको वैसा सिक्योरिटी वैसी कुछ नहीं मिलता. यहाँ पे ये है कि आप काफ़ी सेफ फील करते हैं कहीं पे भी जॉब पे या स्कूल जाएं, तो ये चीज़ है यहाँ पे. तो यहाँ वैसे काम करते हुए क्या मुश्किलात पेश आती हैं बीइंग अ फीमेल, या लगता है कि नहीं आसानी से यहाँ जॉब्स की जा सकती हैं फ़ीमेल होने की हैसियत से?
नहीं नहीं, फीमेल होने की हैसियत से यहाँ पे बहुत आसानी से जॉब की जा सकती है। आपको इक्वल ट्रीट करते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दे आर सेम, लाइक इक्वल। ज़बरदस्त। अच्छा अफीफ़ा, ये बताओ कि पाकिस्तान से आने के बाद यहाँ पर जो एक सोच में तब्दीली आती है, मैं बहुत लोगों से मिल रही हूँ, उनसे पूछती हूँ कि जो सोच में तब्दीली आती है इसकी वजह क्या है? अमेरिका जब हम आ रहे होते हैं तो हमारे जहन में एक पाकिस्तानी सोच होती है कि हमने बस ये करना है और ये नहीं करना है, लेकिन जैसे ही यहाँ आते हैं तो हम हर काम करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि कोई दूसरा कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। ये सोच पाकिस्तान के अंदर रहते हुए यूथ में डेवलप क्यों नहीं हो पाती? वेल मे बी एनवायरमेंटल चेंज हो सकता है कि आप देखते हो आपके इर्द गिर्द जितनी आपकी फिर बनती है, सोसाइटी बनती है, आप जिसमें रहते हो, आप उनको देखते हो वो क्या कर रहे हैं, देन आपकी भी चेंज डेवलप होना शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ आप लोग कई सालों से हो, पढ़ भी रहे हो और अब माशाल्लाह जॉब भी कर रहे हो, यहाँ रहते हुए कोई अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस हुआ आप लोगों को? अच्छा एक्सपीरियंस आई कैन टॉक अबाउट, मेरे स्कूल में इंटरनेशनल फेस्टिवल होता था तो मैं वहाँ पे शलवार कमीज़ पहन के अपने स्कूल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती थी। वहाँ पे हम लोगों ने कल्चरल टेबल, फूड टेबल, बिरयानी हम लोग रखते थे, समोसे, नाम मतलब इन सारी चीज़ों का मैंने खाई नहीं है इतने दिनों से। बहुत अच्छा लगता था, हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स मुझे काफ़ी कोऑपरेट करते थे, वही फ्रेंड्स जो कि पहले मुझे वियर्ड नज़रों से देखते थे कि तुम पाकिस्तान से हो। अच्छा, ये इसकी ज़रा तफसील बताओ कि क्यों पहले ऐसा क्यों होता था और बाद में कैसे ठीक हुए? पहले लाइक फर्स्ट जिस तरह मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, मैं पाकिस्तान से थी, वो बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन करते थे, इस तरह पूछते थे कि वहाँ पे इज़ इट फन, वहाँ पे तुम लोग इस तरह फिरते हो, बाहर नहीं फिर सकते, बहुत ही जिस तरह बिल्कुल भी वहाँ पे जिस तरह इस तरह है नहीं। अगर देखा जाए यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर जिस तरह बन चुकी है काफ़ी। और बच्चियों को तो वैसे भी बहुत प्यार से रखा जाता है पाकिस्तान, बहुत प्यार से रखा जाता है। जिस तरह मुझे सारे कहते हो तुम 18 ईयर्स की और जॉब करी हो, वहाँ पे तुमसे जूती भी ना उठवाएं, स्टफ लाइक दैट। और यहाँ पे बहुत इंडिपेंडेंस है, वो अच्छा है। लेकिन उसके बाद जब व्हेन दे गेट टू नो मी कि मैं किस तरह की हूँ एंड देन दे लाइक मी, वो पाकिस्तान के, फिर आप पूरा आप रिप्रेजेंट करते हो पाकिस्तान को, नहीं थिंक वो नहीं पाकिस्तानी अच्छे होते हैं, हैव अ फ्रेंड पाकिस्तानी, थिंग्स लाइक दैट। यानी इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी यहाँ पर जो रह रहे हैं उसने वाकई अपने लिमिट में रहते हुए, अपने सर्कल में रहते हुए पाकिस्तान का केस लड़ा है, डिफेंड किया है। चाहे 18 साल की बच्ची ही क्यों ना हो, ये लोग कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से अगर कहीं भी दुनिया भर में कोई गलत इमेज है तो ये उसे सही करने की कोशिश करते हैं और हमें इस बात पर वाकई फ़ख्र महसूस करना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तानी होने की हैसियत से कभी यहाँ पर आपको अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ा? मुझे दोनों का ही करना पड़ा है। जिस तरह उन्होंने बात कही कि यहाँ पे जो इम्प्रेशन, एक स्टिग्मा है पुराना 9/11 के बाद से कि हम लोग टेररिस्ट्स हैं, हम लोग के खाली पाकिस्तानियों के बारे में नहीं, ऑल मुस्लिम्स के लिए। तो वो जो स्टिग्मा है वो हम लोग को फेस करना पड़ता है। फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दे नो यू कि यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, जो इमेज है, जो हमसे एसोसिएटेड चीज़ें हैं न्यूज़ के थ्रू, मीडिया के थ्रू, वो सब उनके माइंड में होती हैं। आप उनकी आंखों में वो चीज़ देख सकते हैं, लेकिन वंस दे गेट टू नो यू, वो आपको समझते हैं कि आप तो ऐसे नहीं हैं जैसा आपके बारे में सब व्यू है और जैसा हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, जैसा टीवी में देखते हैं। दे लाइक यू बिकॉज ये लोग अच्छे हैं, दिस पीपल आर नाइस। ये जो उनके जहन में मीडिया के थ्रू या वैसे रूमर्स के थ्रू जो चीज़ आ गई हुई है पाकिस्तानीज़ के ख़िलाफ़ या मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, वो चीज़ जो है वो हमारे बारे में ऐसी इमेज क्रिएट करने पर मजबूर करती है। वरना मुझे ऐसा कोई ख़ास बैड एक्सपीरियंस नहीं है टू मी। अच्छा, एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, वो ये कि शायद हमें से बहुत सारे लोग किसी एक कंट्री को, किसी एक मुल्क को अच्छा या बुरा समझते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि दुनिया के हर कोने के अंदर मुसलमान और दुनिया के हर कोने के अंदर पाकिस्तानी मौजूद हैं। हम उन सबको अच्छा या बुरा कहने की बजाय अगर ख़ुद अपने आप को अच्छा बना लेंगे तो जिन चंद लोगों ने पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया है, हमें उसे ख़त्म करने में बहुत मदद मिलेगी। और इसमें ये जो बच्चे हैं, जो हमारा कल का मुस्तकबिल है, ये लोग अपना पार्ट प्ले करें, हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए बजाय इसके कि हम इनको के ऊपर तनकीद करें और इनके हवाले से ये कहें कि ये पाकिस्तान को सही रिप्रेजेंट नहीं करें। न्यूयॉर्क के इस सफ़र में भी और भी ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे आपको दिखाना है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपसे मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे माजी की एक ऐसी शख्सियत से जो टेलीविजन पर अरसे तक अपनी आवाज़ से लोगों को महसूस करती रही, मगर अब आखिर कहाँ है। न्यूयॉर्क की हर गली एक नई तस्वीर दिखाती है। इस सड़क के ऊपर चलते हुए मुझे एक ऐसा क्लिनिक नज़र आया जो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर होना वाकई हैरत का बाइस है। होम्योपैथी की क्लिनिक यहाँ पर मौजूद है और जो हमें पता ये चला है कि वो एक पाकिस्तानी डॉक्टर चला रहे हैं। उनसे मिलते हैं, पूछते हैं कि क्या अमेरिका में भी लोग होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ज़बरदस्त। वैसे इस क्लिनिक को देखकर लग ही नहीं रहा है कि ये अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर क्लिनिक है, तो ऐसा लग रहा है मैं पाकिस्तान में किसी होम्योपैथिक क्लिनिक में आई हुई हूँ। यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वैसे यहाँ आते ही मैं बीमार हो गई, मुझे लग रहा है मैं सारी वो बीमारियाँ जो पिछले 2 महीने से मेरे साथ थी वो सारी आपसे शेयर करूँ, इसी बहाने आप मुझे कोई प्रिस्क्रिप्शन तो लिख के दे देंगे। हाँ, इसमें एक्चुअली होम्योपैथी में यहाँ आप फ्रीली मेडिसिन ले सकते हैं किसी भी स्टोर पे जाके। अच्छा। लेकिन कंसल्टेंट जो हैं वो स्पेशलाइज हैं यहाँ,
और कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कैलिफोर्निया में, न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क में। अच्छा, यहाँ अमेरिका में रहते हुए क्या लोग होम्योपैथिक डॉक्टर्स को प्रेफर करते हैं? क्योंकि मुझे तो बड़ा ही मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि यहाँ पर कोई होम्योपैथिक क्लिनिक मौजूद है। तो यहाँ पर लोग अब आ रहे हैं जो ख़ासतौर पे यहाँ के मुकामी लोग हैं। वो भी बिल्कुल दिलचस्पी ले रहे हैं और आते हैं और बहुत ज़्यादा यानी इसको प्रेफर करते हैं। एक तो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं, वो जानते हैं, और दूसरा ये है कि ये चीप भी हैं और इतना ज़्यादा महंगा ये इलाज नहीं है। अच्छा, मैं जब इसके अंदर आई क्लिनिक के तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। ऐसा लग रहा था कि शायद मैं वहीं की किसी क्लिनिक में आके किसी डॉक्टर साहब को दिखा रही हूँ अपने नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए। ये बताइए, जो मेडिसिन सारी यहाँ रखी हुई हैं, ये आप पाकिस्तान से मंगवाते हैं या ये यहाँ पर मिल जाती हैं? ये मेडिसिन यहाँ सारी मिलती हैं और हम पाकिस्तान या इंडिया से ये इंपोर्ट नहीं करने देते। ये लोकल मेडिसिन को प्रेफर करते हैं और यहीं से हम बाई करते हैं और यहीं से लोगों को हम प्रिस्क्राइब भी करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कहा जाता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता काम करती है, तो लोग कभी आके कहते हैं कि भाई ये जल्दी असर क्यों नहीं करती दवा? बेसिकली ये क्रॉनिक डिजीज़ के लिए है। एमरजेंसी में ये लोग अपनी एमरजेंसीज़ में जाते हैं, मेडिकल एमरजेंसीज़ में, और वहाँ वो ये ट्रीटमेंट हासिल करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसका फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप? अगर गवर्नमेंट इसकी सुपरविजन करे तो ये किसी हद तक मेडिकल जो डॉक्टर हैं या मेडिकल लाइन है उसका अल्टरनेटिव मौजूद हो सकता है और बेनिफिशियरी हो सकता है। तो प्राइमरी तौर पे अगर ये पाकिस्तान के लोगों को टीच किया जाए और इस सिलसिले में हॉस्पिटल या डिस्पेंसरियाँ गवर्नमेंट मुख्तलिफ इलाकों में बनाए तो ये सस्ती भी होंगी और इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और उनको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। अच्छा, इतने अरसे से आप अमेरिका में मौजूद हैं, तो कभी किसी हवाले से पाकिस्तानी होने की हैसियत से कोई मुश्किल पेश आई? मुझे तो कभी ऐसा कोई मसला पेश नहीं आया। आई एम फाइन हियर, वी फॉलो द लॉ एंड वी आर हियर एंड वी आर फाइन। पाकिस्तान में लेकिन हम क्यों इतने रूल्स को फॉलो नहीं करते? दूसरे मुल्कों में जाके हम सारे उसूलों, सारे कवानीन को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। भी यहाँ रूल ऑफ लॉ है, जस्टिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है और एवरीबॉडी फॉलो द रूल, और ये रूल ऑफ लॉ गवर्नमेंट है, दैट्स ऑल। डॉक्टर रियाज ने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ रूल ऑफ लॉ मौजूद है, जस्टिस मौजूद है। वैसे ये वो अल्फाज हैं जो हमें पाकिस्तान के अंदर भी सुनाई देते हैं, लेकिन हम अमल करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और बाज़ औक़ात हम में से चंद एक लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद करना ही नहीं चाहते। लेकिन बड़ी कौमों की निशानी ये होती है कि उसमें हर इंडिविजुअल, हर इंसान वो सब कुछ करे जिसके बारे में उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। क़वानीन के ऊपर अमल करना हमारा फ़र्ज़ है, आगे हमारी किस्मत है कि हम कितना आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क के शोर शराबे और बिज़ी लाइफ से निकल के मैं थोड़ा सा पीसफुल इन्वायरमेंट में आना चाहती थी, और ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे एक पाकिस्तानी फ़ैमिली का एहसास हो। आपको एक ऐसी पाकिस्तानी खातून से मिलवाती हूँ जिन्होंने बहुत अरसे तक पाकिस्तान में नात खानी भी की, और इसके अलावा सुहेल राना के साथ उन्होंने गुलकारी के हवाले से बहुत तवील अरसे तक काम किया। हम में से बहुत सारे लोग शायद उनको भूल गए हैं, लेकिन जब मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाऊँगी तो आप यकीनन पहचान जाएंगे कि ये वही फ़ातिमा जाफ़री हैं जो कि तकरीबन 20 साल से पाकिस्तान से दूर हैं। घंटी बजाइए, अब देखती हूँ कि घर में है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम तो भाई बहुत जानी पहचानी सना मिर्ज़ा हो। मैं नहीं पहचानी थी फ़ोन अच्छा, पे। फ़ोन पे मैंने इनसे अपना तारुफ करवाया था, लेकिन शायद थोड़ा सा इनको लगा था कि पता नहीं मैं सही पहचान पा रही हूँ या नहीं। लेकिन आप ये बताएं कि मैंने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे बहुत खुशी है आप लोग आए और आप लोगों को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा न्यूयॉर्क आना हुआ था तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर से आपसे भी मिल लूँ, क्योंकि इतना अरसा पहले आपको बचपन में देखते आए, मेरे बचपन में भी देखते आए, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बुरी हूँ तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात भी करवा दूँगी। वेरी गुड, आई एम सो ग्लैड। आप अभी क्या कर रही थी? मैं अभी आप लोगों के लिए पता है इंतज़ार करती, चाय बना रही थी कि हम साथ चाय पियेंगे। वैसे यहाँ मैं आपको बताऊँ, चाय बहुत कम जगहों पे अच्छी मिलती है, और अम्मा के हाथ की चाय तो वैसे भी ये बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह है। तो अब मैं ज़रा इनके साथ चाय पीती हूँ और आप लोगों को भी चाय पिलाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। अच्छा, तो ये बताएं कि यहाँ पे आप 20 साल से हैं, पाकिस्तान से दूर हैं, मिस नहीं करती अपने मुल्क को? क्यों नहीं, कौन है जो मिस नहीं करता होगा। और ख़ास तौर पे बाज़ ओकेजन ऐसे, जैसे अभी 14 अगस्त गुजरा है, रमज़ान गुजरे हैं, रबीउल अव्वल होता है, ईद का मौका होता है, सब बहुत याद आते हैं। सुहेल राना साहब जैसे लेजेंड के साथ आप इतने सिंगिंग के प्रोग्राम्स में भी आई, अब वो सब मिस नहीं करती? ज़ाहिर आता है, कभी कभार तो बहुत याद आता है, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से बाज़ दफ़ा ज़ाहिर इतना नहीं होता है। लेकिन बहरहाल जब वो ज़माना याद आता है तो सब लोग एकदम से याद आते हैं, और फिर अपना मुल्क तो खैर है ही अपना मुल्क। वहाँ से यहाँ पर आके एडजस्ट करने में एक आम पाकिस्तानी होने की ऐसे से, क्योंकि यहाँ तो आपको लोग नहीं जानते होंगे, बिल्कुल नई जगह थी, तो एडजस्ट होने में मुश्किलात पेश आई थी आपको? हुई थी, लेकिन उस ज़माने में भी काफ़ी पाकिस्तानी यहाँ पर आ गए थे लोग, और
लाइक एक सर्कल हमारा बन गया था चंद पाकिस्तानी फैमिलीज़ का, तो यानी इतना ज़्यादा यानी कि डिफरेंस नहीं लगा क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी लोग थे हमारे साथ। हाँ, ज़ाहिर जगह का फ़र्क तो अपनी जगह है। अच्छा, आपने इतना अरसा काम किया टेलीविज़न पे भी, कुछ उस ज़माने के मुझे एक्सपीरियंस बताएं, उस वक्त कैसे एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप अब उस वक्त को बड़ा मिस करती होंगी। एक दफ़ा तो पता है क्या हुआ था कि रमज़ान के दिन थे और नातों के लिए मुझे अचानक टेलीविज़न की गाड़ी आई, कल बस आपको रमज़ान रोज़े के वक्त आपकी नात है, और लेके गए और आपका जो न्यूज़ बूथ होता है ना उसमें बैठ के मैंने नातें पढ़ी हैं। मैं बचपन की बात कर रही हूँ। अच्छा, आजकल के बच्चे इतने सीधे हैं, आजकल के बच्चे तो कहते हैं कि नहीं हमने सब कुछ अपनी मर्जी से करना है। आप जैसे बता रही हैं, मैंने भी थोड़ा बहुत अपने बचपन में ये किया कि जो हम माँ बाप कहते थे बस वो चुप करके कर लेती थी, लेकिन अब बच्चों को अपनी मर्जी से फॉलो करवाना क्या मुश्किल नहीं होता जा रहा? और फिर अमेरिका में रहना तो और इससे बड़ा मसला है। डिपेंड करता है आप अपने बच्चों को कैसे रेज़ करते हैं। उनको आप अभी से अपने यानी बचपन के ज़माने से अपने वैल्यूज़ बताएं, अपने मज़हब के बारे में बताएं, हमारा मज़हब क्या कहता है, और अपने कल्चर के बारे में बताएं, तो आई डोंट थिंक कि इतना मुश्किल होता है बच्चों को। बाद में भी उनको पता होता है, जब उनकी एक बेस बन जाती है तो फिर वो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा जाते हैं। चलें, अब मेरे ख्याल चाय तैयार हो गई है, अब हम लोग बिल्कुल, मैं आपके हाथ की चाय पीऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप कितनी चीनी लेती हैं? मैं सब कुछ टीवी में ना मुझे और मैं तो मीठे की बहुत शौकीन हूँ। मैं भी बहुत शौकीन हूँ, लेकिन क्या करूँ कि यहाँ आने के बाद मीठा बहुत ही बुरा मिलता है। पाकिस्तान के गुलाब जामुन मुझे बहुत याद आते हैं। क्या बात है, वाकई में मिठाई को तो मैं यकीन करो अभी तक मिस करती हूँ पाकिस्तानी। वो जायका है ही नहीं। हम लोग वैसे कदर नहीं करते अपनी खुराकों की, ये हमारे यहाँ जो फूड मिलता है, लेकिन यहाँ पे आने वाले लोगों को एहसास होता है कि यहाँ पे जो आम है, जो गुलाब जामुन है, जो रसगुल्ले हैं, जो जलेबियाँ हैं, बस मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रही वरना मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है क्योंकि मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ मैं अभी तक। हाँ चलो भाई, हम लोग चाय बन गई है, ठीक है। एक पाकिस्तानी खुद अपने तौर पर क्या कर सकता है यहाँ पे? आजकल आपने सुना होगा TCF के स्कूल्स, वहाँ पर वो ऐसी जगह पे वो लोग खोल रहे हैं, लाइक जैसे कराची के मच्छर कॉलोनी है, क्योंकि यहाँ के 5 लोग वापस गए थे और उन्होंने जाके वो स्कूल्स तामीर करने शुरू किए थे। अच्छा काम भी हो रहा है, इंशाल्लाह ताला मैं कह रही हूँ कि एक दिन आएगा कि बहुत अच्छे दिन। पॉजिटिव होना चाहिए ना। आपकी चाय भी साथ में। हम नौजवानों को क्या वो मैसेज दे सकते हैं, चाहे वो मेरे जैसे हों, चाहे मेरे जैसे बहुत सारे दूसरे पाकिस्तानियों जैसे हों, कि कभी कभी वो मायूसी इतनी छा जाती है कि वो लोग कोशिश नहीं कर पाते, कैसे वो उस मायूसी को ख़त्म करें अपने अंदर? मायूसी जो एक लफ्ज़ है, मैं कहती हूँ अपने अंदर से वो बिल्कुल मिटा दें। जो भी है, मुझे मालूम है बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल वक्त भी है इस वक्त, लेकिन अगर वो अपने तौर पे इसी तरह से कोशिश करें और आगे बढ़ते जाएं तो वो दिन दूर नहीं है कि वो अपनी मंजिल पा लेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ जो खातून थी फातिमा जाफरी इनका नाम है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल अपनी वालदा जैसी लगी क्योंकि इन्होंने जो नसीहतें की हैं, इन्होंने जो बातें की हैं, वो शायद मेरे जैसे बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए किसी मिसाल से और किसी ऐसे बुज़ुर्ग की नसीहत से कम नहीं है जिसे हम तवज्जो से सुनना चाहें। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाज़ औक़ात हम इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन अब वो वक्त है शायद जब हम जैसे बहुत सारे लोगों को नसीहतों के ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। मेरे इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको रास्ता दिखाऊं, बल्कि मेरी कोशिश ये भी होगी कि मैं उन पाकिस्तानियों से आपको मिलवाऊं जो उस रास्ते को समझ चुके हैं, क्योंकि वो अपने वतन से हज़ारों मील दूर बैठे हैं, तो शायद वो उस तकलीफ़ को समझ सकते हैं जो एक पाकिस्तानी अपने मुल्क से दूर रहकर महसूस करता है। लेकिन हम में से कई खुशनसीब वो हैं जो अभी भी अपने मुल्क में रहते हैं लेकिन वो कोशिश नहीं करते। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब आपको कोशिश शुरू करनी चाहिए, क्योंकि मुझ जैसे, इन जैसे और बहुत सारे लोग आपकी सपोर्ट के लिए इस वक्त मौजूद हैं। कल के एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।